नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नुमाइंदे यहां पर पहुंचे हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिनको यहां पर प्रभारी बनाकर भेजा गया है या अलग अलग जगहों से वो रुक करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। उन्होंने विपक्ष पर साफ तौर पर निशाना यहां पर साध दिया है कि किस तरह से विपक्ष यहां लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बिजली की समस्या से लोग काफी ज्यादा दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से भी आपको रिपोर्ट दिखाई जाएगी कि किस तरह से पूरे सूरत हाल बने हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कल 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भी हर एक किसी ने यहां कमर कस ली है। और आपने देखा कि किस तरह से प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब प्रचार प्रसार भी थम गया है। तो चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे सबसे पहले अपने सहयोगी के पास, तजम्मुल के पास चलते हैं। वहां पर उन्होंने तरुण चुग से खास बातचीत की है और तरुण चुग ने क्या कुछ बड़े बड़े आरोप जो है वो विपक्ष पार्टियों पर लगा दे हैं, और उसके साथ ही उमर अब्दुल्ला पर उन्होंने निशाना साधा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर, महबूबा मुफ्ती पर भी उन्होंने निशाना साधा है। किस तरह से बातचीत हुई है देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में भारी पार्टिसिपेशन लोगों की किस ओर इशारा करता है काफ़ी टाइम के बाद। हालांकि ये चुनाव जो है डीडीसी चुनाव जो हैं या पंच और सरपंचों के बाई इलेक्शंस जो है ये पानी बिजली सड़क सेहत के लिए हैं, लेकिन इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं और आइंदा ये जो अब ट्रेंड बना है क्या विधानसभा इलेक्शन के लिए मैदान सजा है, क्या उससे पहले यह सेमीफाइनल माना जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तरुण चुग जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी हमारे साथ बात करने के लिए। तरुण जी, ये जो भारी पार्टिसिपेशन हमने देखी इसमें कोई शक नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। हालांकि दक्षिणी कश्मीर के कुछ एरियाज़ में नहीं हो पाई पोलिंग उस तरह से, आपको जिम्मेदारी मिली, आपने जिम्मेदारी निभानी शुरू की, लोग बाहर आते देखकर आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार की जीत है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के इंस्टीट्यूशंस, लोकतंत्र, इलेक्शन कमीशन और यहाँ के अवाम की जीत है। ये हार है उन लोगों की जिन्होंने 70 साल यहाँ के नौजवानों के हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ा है, विकास रोक के रखा, विकास को पीछे फेंक दिया। यहाँ की शिक्षा, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ का कॉमर्स, यहाँ का इंडस्ट्री पीछे चला गया और कुछ चंद परिवारों की लूट की दुकान, लूट की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि जम्मू कश्मीर की जनता गरीब हो गई और वो अमीर हो गई। ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना ये अपने आप में एक नई सुबह बता रहा है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता बुलेट पर विश्वास नहीं करती, बैलेट पर विश्वास करती है। 370 और 35 से ये गुजरे हुए जमाने की बात है। कब्र में गए कभी वापस नहीं आते। ना ये रेफरेंडम है और ना ही रेफरेंडम की तरह हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से फारूक अब्दुल्ला साहब को, अमर अब्दुल्ला साहब को, महबूबा बहन को कि अब बात 370 और 35 ए पर नहीं होगी। अब कश्मीर की जनता भी इस पर चर्चा नहीं कर रही। अब एजेंडा एक ही है, पीओके। कश्मीर की इंच इंच भूमि जहां पाकिस्तान ने दबा रखी उसे आज़ाद कराना है, मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराना है। अब कोई कश्मीर का नागरिक आपको कहीं चर्चा करता दिखा है? सिवाय गुपकार गैंग की कोठियों में इवन उनके कार्यकर्ता भी उनकी चर्चा नहीं कर रहे। आप देखिए, मेरे साथ चलिए। 70% कश्मीर में लोगों ने अपने पोस्टर में चुनाव निशान तो इनकी पार्टी का लगाया है। फारूक अब्दुल्ला साहब की फ़ोटो गायब है, अमर अब्दुल्ला जी की फ़ोटो गायब है, महबूबा जी की फ़ोटो गायब है, कांग्रेस की राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की फ़ोटो गायब है। लोगों को पक्का विश्वास है और इनकी पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि इनकी फ़ोटो दिखाकर वोट मिलने के बजाय कटने वाला है। महबूबा जी कहती थी कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा। मैं उस दिन बोट क्लब यहाँ पर डल लेक पर गया था
मैंने सोचा मेरे हाथ में ही तिरंगा होगा, लेकिन इतने लोग थे जिनके हाथ में तिरंगा था। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, मदरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लग रहे थे। कोई हिंदुस्तान के किस नेता पर विश्वास है, तो नीचे से आवाज़ आती है मोदी। हिंदुस्तान में गरीबों का मसीहा कौन है, बोलते मोदी। तुम्हारे घर में गैस किसने पहुंचाया, बोलते मोदी। इस महामारी में कोई नेता या पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी हुई, तो बोलते मोदी। ये जो लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, समर्पण है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, ये वोट में भी दिख रहा है कि किस तरह लोग हमें वोट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब गन कल्चर जाने वाला है, चला ही गया है। अब जम्मू कश्मीर की जनता को भी टेररिज्म नहीं चाहिए, दे वांट टूरिज्म। वो यहाँ पर पर्यटन चाहते हैं। इतनी बड़ी वैली, इतने बड़े होटल्स, इतनी सुंदरता, ये ऐसा वातावरण आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। कल की रात इतनी सर्द रात थी, बर्फ गिरी थी और धूप निकली। ये सुहावना मौसम जो है, ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर का भी मौसम बदल रहा है। आतंकवाद की, अलगवाद की, पाकिस्तान की बर्फ पिघल रही है। आपने कहा कि अब मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराने का जो प्रोग्राम है वो आगे है, 35 से 370 की बात नहीं करेंगे। वो प्रोग्राम क्या जिस तरह से पहले भी एक कोशिश की गई उस तरह का होगा या मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर का एक हिस्सा किसी ने कब्जा कर रखा है, तो घर के लोगों का दायित्व है कि उसकी चर्चा करे, उसके लिए संघर्ष करे। कैसे लोग हैं ये जो जम्मू कश्मीर के नेता जो यहाँ गुपकार में बैठे हैं, वो उन्हें क्यों नहीं दर्द होता कि कश्मीर की 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान के पास क्यों है, और यहाँ तो इतना बड़ा भाग पाकिस्तान कब्जा करके बैठा। उसकी आज़ादी के लिए ये क्यों नहीं संघर्ष कर रहे, क्यों नहीं उसके लिए अवाम की जो बातें हैं, अवाम के दिल की जो भड़ास है जी, उसको सामने रखा जा रहा है। आज भी लगभग 3 लाख परिवार पीओके के यहाँ घूम रहे हैं, जिन्हें आज भी, जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया, उन्हें लगता है कि उनको वापस जाना है। हमें उनकी आकांक्षाओं को एड्रेस करना है। और भारत की संसद ने ध्वनि मत से नहीं, पूर्ण मत के साथ, दोनों सदनों ने 90 के दशक में पास किया था कि अब भारत की सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि जो इंच इंच भूमि भी है, कन कन भूमि जो भारत की, कश्मीर की, उसे वापस लेके रहना। चलिए, तो आपने देखा कि तरुण चुग का क्या कुछ कहना था। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो जमीन यहां पर पीओके के अंदर चली गई है, पाकिस्तान के दायरे के अंदर चली गई है, वो 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। ये बड़े बड़े ऐलान जो हैं वो तरुण चुग ने कश्मीर से किए हैं, और जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस पर काम होगा। उसके साथ ही धारा 370 यानी कि उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया है। जिस तरह बार बार हर भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला केंद्रीय मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर कोई भी कार्यकर्ता, वो एक ही बात करता हुआ नजर आता है कि धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से जा चुका है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। और उसके बाद आपने देखा कि तरुण चुग का किस तरह से एक बड़ा आरोप जो है वो निकलकर सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है कि इस बार पोस्टरों पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का कोई भी चित्र जो है वो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में पहले इनकी तस्वीरें लगाई जाती थी, बैनर लगाए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो यहां पर जाहिर तौर पर आप देखिए कि कांटे की टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी गुपकार गैंग को भी देती हुई नजर आ रही है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर खड़े हैं वो भी कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तंज कसा गया है वो देखने वाली बात थी। चलिए, अब आपको कुपवाड़ा लिए चलेंगे, और कुपवाड़ा में लोगों को बिजली की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से यह कहा गया था कि जब भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा तो लोगों को यहां परेशानी नहीं होगी, लेकिन आज जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है तो कुपवाड़ा में भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सनम के पास चलते हैं, सनम पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं और पूरी सूरत हाल भी वो बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से बिजली से लोग यहाँ पर मरहूम हैं। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में अपने इस टूर के दौरान मैंने बहुत से बुनियादी मसाइल का रोना रोते हुए देखा।
लालपुरा का ये रंगवाड़ का इलाका है और यहाँ से आगे के दूसरे गांव को दिवर कहा जाता है। और लालपुरा के रंगवाड़ में जब बुनियादी सहूलियात में बहुत से मसाइल है, वहाँ हर जगह बिजली की बात की जाती है। यहाँ पर भी हमें यही बताया गया कि बिजली जो बुनियादी सहूलियात का बड़ा जुज़ है और ख़ास तौर पे बच्चों को तालीम के हवाले से बिजली का एक अहम रोल है, उसके न होने की वजह से यहाँ बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। साल 2019 और 20 के दौरान जहाँ कोविड और हालात की मार रही, यहाँ के बच्चे भी तालीम हासिल नहीं कर सके। लेकिन जो ई फैसिलिटी है या हम यूँ कहें इंटरनेट के ज़रिए जो बच्चों को तालीम दी जानी थी, वो यहाँ के बच्चे हासिल नहीं कर सकें। बिजली न होने की वजह से यहाँ मोबाइल चार्ज नहीं हो सकें और फिर जो दूसरे टावर कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो बिजली की बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन बिजली के साथ साथ यहाँ दूसरे मसाइल भी। लेकिन अब वोटिंग का मामला जो है, इस वोटिंग के दौरान सभी यही बता रहे हैं, सभी उम्मीदवार बता रहे हैं कि बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन साफ जाहिर है मुल्क से लेकर रियासत तक बिजली का बहरान जारी है और उस बहरान में ये दावे शायद सिर्फ खोखले दावे ही हो सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से कुपवाड़ा के लोग भी यहाँ बिजली से दो चार होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बार बार बिजली को लेकर इसलिए बात उठ रही है क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है और जाहिर तौर पर बिजली की वजह से ही सारा दारोमदार उन लोगों का चलता है। लेकिन अगर बिजली ही नहीं समय पर आएगी तो जाहिर तौर पर ठंड से कैसे बचा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर केंद्र सरकार को भी गौर करने की जरूरत है और उपराज्यपाल को भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उपराज्यपाल ने कमान संभाली हुई है। तो उनको थोड़ा सा गौर फरमाने की जरूरत है कि जहां जहां पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, ज्यादातर बर्फबारी जो है वो देखी गई है, 6-6 फीट तक बर्फबारी जो है वो हुई है। तो अब बिजली की कटौती ना हो, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से भी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि वेटलैंड बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से यहां पर सोचा जा रहा है। विदेश से पंछी यहां पर पहुंचते हैं, जो पक्षी हैं वो बाहर से यहां पर पहुंचते हैं, काफी ज्यादा लुत्फ उठाने के लिए टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन किस तरह से पूरे सूरत हाल है, क्या जानकारी इरफान हमें दे रहे हैं, देख लीजिए। वादी कश्मीर के वेटलैंड को लेकर बात करें तो होकरसर एक खूबसूरत जगह है जहां पर जी हां कई सारे पंछी आते हैं और हर साल यहां पर बसेरा करके कुछ महीनों के साथ साथ चले भी जाते हैं। और वेटलैंड के मामलात को लेकर अब सरकार का एक हुक्मनामा एक ऐसी रुकनी कम्युनिटी बनाई है जिसमें जी हां 7 महकमे काम करेंगे। खुसूसन बात करें वेटलैंड को लेकर, पहले वेटलैंड के साथ साथ कई लोगों ने कब्जा भी किया और कई सारे मकान भी बनाए, कंस्ट्रक्शंस भी हुई और बाद में जी हां अगर बात करें तो डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई भी हुई। मगर जबकि पहले ही हम बात करें वेटलैंड को लेकर तो इस वेटलैंड में सरकार ने भी कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस की है। मगर यहाँ पर सवाल ये जरूर बनता है कि जिस वेटलैंड को पहले बचाने की जरूरत थी, अब उसी वेटलैंड के बारे में सोचा जा रहा है और वो वेटलैंड जो कि धीरे धीरे अब खत्म भी हो रहा है। अब सरकार की तरफ से ये जो रुकमानी कमेटी जो बनाई गई है, अब ये किस तरीके से काम करेगी, सवाल तो जरूर है, मगर सवाल के साथ साथ जवाब ढूंढना भी लाजमन है। अगर बात करें, अभी तक कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारी ऐसी कंस्ट्रक्शंस है जिसमें वेटलैंड के मामला दिखाई दे रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर वेटलैंड बनाया जाता है तो बाहर से जो पक्षी यहाँ पर पहुंचेंगे वो एक आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। तो इस पर सोच विचार तो सरकार कर ही रही है, लेकिन बहुत जल्द अगर ये बनकर तैयार हो जाए तो लोगों के लिए काफी ज्यादा सौगात होगी। चलिए, अब आपको डोडा लिए चलते हैं और डोडा से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय संघ के जो मजदूर हैं वो किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनका यही कहना है कि सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी वसीम हमें दे रहे हैं, देखिए। अभी हम ठीक म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस डोडा में है और जितने भी म्यूनसिपल कमेटी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो आज सड़कों पे उतर आए हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि 3 महीने से इनको सैलरी नहीं दी गई है। अभी मेरे कुछ देर पहले से बात की म्यूनसिपलिटी के जो ईओ हैं, इनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर बताया मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे साथ आम ये जो लोग हैं जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं, म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सजाद अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हूँ। क्या बताना चाहेंगे, स्ट्राइक अब कर रहे हैं? सर, ये स्ट्राइक इसलिए हो रही है कि क्योंकि 2 महीने से हमारी तनख्वाह जो है ये वागुजार नहीं कर रहे हैं। हम बहुत बार अपने ऑफिसर के पास भी गए हैं कि तनख्वाह के बारे में, तो उनने लास्ट डिसीजन दिया था कि सोमवार को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। देखिए, 3 महीने से आपकी सैलरी नहीं है, घर का सर्कल किस तरह से आप चला रहे हैं? सर, वो हम ही जानते हैं कि हम अपना घर कैसे चलाते हैं।
जो दुकानदार हमने बनाया है कि उसको भी अब वो भी राशन देने से अब इनकार कर रहा है, क्योंकि तीसरा महीना चल रहा है। उधर से बच्चों की पढ़ाई वो भी ठप पड़ी है, उधर से बीमारदारी वो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। कोविड में किस तरह का काम आपने किया? सर कोविड में तो आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है कि हमने कितना काम किया है। दिन रात हमने एक करके रखी है। इस हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को, ये इनमें बोलूँगा डोडा में पूरे हिंदुस्तान को सफाई कर्मचारी जहाँ जहाँ भी है वहाँ सफाई कर्मचारी ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, दिन रात काम किया है। लगभग कितने मुलाजिम हैं आपके साथ जो स्ट्राइक पे आज हैं? सर आज लगभग कोई 70-75 मुलाजिम हमारे साथ हैं यहाँ से। कब तक ये स्ट्राइक करेंगे आप? सर ये स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जितनी देर तक हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद। मंजूर जी, क्या बताना चाहेंगे? स्ट्राइक कर रहे हैं आज आप, 3 महीने से आपकी सैलरी नहीं मिली है आपको। सर हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम परसों गए थे अपने योग साहब के पास एप्लीकेशन लेके, तो इन्होंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। तो आज 2 दिन का, बल्कि आज हफ्ता हो गया, अभी हफ्ते तक हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं हुई। तो आज हम मजबूरन होके धरने पे आ गए। देखिए, म्यूनसिपलिटी यहाँ पे ऑफिस में चेयरमैन साहब भी बैठते हैं, उनसे कभी आपने इस बारे में बात की? हाँ सर, हमने बात की थी। मैंने कहा ना आपको पहले कि हमने एप्लीकेशन दी थी साहब को, इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। आज हफ्ता चला गया, हमारी सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो घर का सर्कल वगैरह कैसे चलता है? सर घर का खर्चा जो है वो बहुत मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि हमें दुकानदार बने होते हैं, हम महीने 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक वो उधार हमें दे सकता है। अब उसने भी राशन बंद कर दिया कि हमारी जो मेरे पैसे जो पहले के हैं वो दे दो, आगे और राशन आप ले सकते हो। तो किस तरह की अपील करेंगे आप हायर अथॉरिटीज से? सर अपील तो हमारी बहुत बड़ी, आप बखूबी जानते हैं, ठंड हो बर्फ हो कोई भी कुछ भी हो, हम अपनी ड्यूटी में लगे होते हैं। अगर आप ईद और दिवाली की बात करोगे, दिवाली के दिन लोग आपस में खुशियां बांटते हैं, ईद के दिन लोग आपस में खुशियां बांटते हैं, मगर हम लोग उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी में अपने इस क्या कहते हैं कचड़े और गर्दे से लगे होते हैं। तो अखिल भारतीय मजदूर सफाई कर्मचारी हैं ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वेतन नहीं मिल रहा है तो बच्चों को भी उनके काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि घर का वो गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और प्रशासन से भी बार बार गुहार लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि मानदेय जब तक नहीं दिया जाएगा, सैलरी जब तक नहीं दी जाएगी, तो अपने घर का खर्चा कैसे वो कर सकते हैं। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और जिला कठुआ के अंदर कल यहां पर 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं, और जाहिर तौर पर इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हर किसी ने कमर कसी हुई है। कठुआ में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सरबजीत रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। जिला विकास परिषद के चुनावों के 7वें चरण के लिए पोलिंग पार्टीज को जिला कठुआ से आज रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला कठुआ की 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कल चुनाव होने हैं, जिसके लेकर 91 पोलिंग पार्टीज को आज जिला कठुआ से रवाना कर दिया गया। इसको आपको बता दें कि बरनोटी और हीरानगर के अलावा कुछ पंचायत इलेक्शन के उपचुनाव भी होनी है। इसके अलावा निकाय चुनावों की अगर बात करें तो 2 अहम सीटें वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 7 में निकाय चुनाव को लेकर उपचुनाव होने हैं। म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ की 2 सीटें खाली थी, जिस पर उपचुनाव कल 7 बजे इस मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगरी और कठुआ में कुल 18 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला कल 50,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो इनका फैसला करेंगे। आपको बता दें कि कल पूरा मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कर मत पेटियों को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा करवा दिया जाएगा। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं, और बारामूला के बोनियार इलाके की अगर हम आपको बात बताएं तो वहां पर आज फिर से प्रदर्शन किया गया है। पहले भी प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन आप देखिए कि आज क्या नोटिस LG की तरफ से यहां पर निकाला गया है। LG की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे हैं, क्या निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इरशाद के पास चलते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी सुविधाएं थी जो वहां पर नहीं मिल रही थी, और LG की तरफ से नोटिस लिया गया और उसके बाद इस पर काम करने की कोशिश भी की जाएगी। जितने भी हमारे यहाँ के मसाइल होते हैं, आप हमारे मसाइलों को हमेशा हाईलाइट करते हैं। जैसे पहला ही हम मसला ये ले लें कि पावर हाउस, जो मोरा पावर हाउस का मसला पहले न्यूज़ गुलिस्तान ने बनाई, और उसके बाद हमने भी उसके पीछे गवर्नर साहब जब यहाँ विजिट किया, जब डिग्री कॉलेज का इनाग्रेशन उन्होंने किया, तो हमारे वो मसाइल हल हो चुके हैं। 28 मसाइल जो गवर्नर साहब ने, मगर हम सबसे पहले DC साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी मसाइल, खासकर बोनियार तहसील के मसाइलों पे DC साहब ने फ़ौरन काम किया, जिसमें हमारे बैंकर्स थे, 40 बैंकर्स हमारे बोनियार तहसील को दिए गए। उसके बाद फायर सर्विस हमारी अप्रूवल हो गई है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं।
उसके बाद हमारा मोहरा पावर हाउस का भी हुआ, मगर और भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं। कोई भी आए, डीसी साहब आए तो जोश व खरोश से हमारे लोग यहाँ पे बाहर उनका इस्तकबाल करते हैं। बैक टू विलेज भी यहाँ के लोगों ने बड़े डोल जोश व खरोश से, हमारी लेडीज़, हमारी बच्चियाँ खुद सामने आके गाना गाने लगी कि बैक टू विलेज के रिलेटेड। मगर कामों के लेजान से अगर देखा जाए तो अभी तक बोनियार के साथ नाइंसाफ़ी हमेशा हुई है, मगर जब डेवलपमेंट के लेजान से देखा जाए तो हमारा हक छीन कर कंडी या रफ़ियाबाद या बारामूला या कहीं और लोगों को दिया जाता है। आपके पास ऑलरेडी ये मसाइल आ ही चुका है, मैंने इससे पहले आपको दिया था। वो पावर हाउस हमारे बीडीसी ने गवर्नर साहब की नोटिस में लाया है, एड्रेस किया हुआ है, तो अगर वो रिन्यूवेट हो जाता है उससे एक तो बिजली की प्रॉब्लम जो है यहाँ की, खासकर इस डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि अब वो 10.5 मेगावाट वो मतलब ये बिजली डिस्चार्ज करेगा, तो और लोगों को बेरोज़गारी का जो मसला है, यहाँ के नौजवान तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम इस हवाले से इसका गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने बीडीसी चेयरमैन का। तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सड़क सुविधाओं से भी ये लोग वंचित थे, अस्पताल की कोई सुविधा नहीं थी, यानी कि मूलभूत सुविधाओं से बोनियार के लोग काफी तरीके से वंचित दिख रहे थे। लेकिन अब इस पर उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया है और बहुत ही जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद जनता को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी में भी दिखा देते हैं कि किसान आंदोलन में किस तरह से अब लोग भी यहां पर अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ संगठन भी अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजौरी के अंदर आज फिर से किसान आंदोलन जहां पर किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। क्या पूरे सूरत हाल रहे, किस तरह से प्रदर्शन वहां पर हुआ और क्या कुछ मांगे वहां पर रखी गई हैं, जमशेद के पास चलते हैं। जमशेद की रिपोर्ट में देखिए। किसान बिल के खिलाफ सरकार और किसानों में जहां एक जंग छिड़ी हुई है, जहां मुख्तलिफ रियासतों से किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं, वहीं अब पुंछ में भी किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां आज पुंछ में किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए धमकी दी है कि अगर सरकार ने जल्दी ये कानून वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ पुंछ का किसान भी दिल्ली का रुख करेगा। हालांकि मुख्तलिफ रियासतों से किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब सरहदी जिला पुंछ से भी अब ये आवाज़ उठने लगी है, जहां आज किसानों ने जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली जाने की धमकी देने के साथ साथ कहा है कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ पूरे खिताए पीर पंचाल में प्रोटेस्ट शुरू किए जाएंगे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी पूरे सूरत हाल दिखा देते हैं। अशरफ डार क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। जहां कल 7वें फेज की पोलिंग होने वाली है बड़गाम के 2 ब्लॉकों में, एक पारनेवा ब्लॉक, दूसरा सेबुक ब्लॉक। इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज बड़गाम में खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है सेबुक ब्लॉक के लिए जो पोलिंग स्टाफ है वो यहाँ पर है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पोलिंग स्टेशनों की तरफ जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बताने, देखिए यहाँ पर जो है पोलिंग स्टाफ खड़ा है, जो सामान होता है, चाहे वो बैलेट बॉक्स हो या और भी जो पोलिंग स्टाफ के लिए जो सामान होता है वो यहाँ पर तैयार है। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुकम्मल तैयारियां की गई है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऋषि के पास जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बम्पर वोटिंग जो है वो जिला सांबा के अंदर भी देखी गई है और कल 7वें चरण के चुनाव होने वाले हैं और वहां पर क्या कुछ इस वक्त तक चल रहा है वो भी देखिए। जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गए हैं और कल जम्मू कश्मीर यूटी में 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण की वोटिंग के लिए प्रशासन ने भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और एक बार फिर से पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना भी कर दिया है। वहीं सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला में भी कल 7वें चरण के लिए मतदान सुंब ब्लॉक में होगा और जिसको लेकर पोलिंग पार्टीज को जिला प्रशासन सांबा ने भी आज अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल 7वें चरण का मतदान सुंब ब्लॉक में होगा तो वहां पर टोटल जो वोटर है ये है 11,928 और उसी के साथ साथ 10 जो चुनावी प्रत्याशी हैं ये चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला कल ये 11,928 वोटर्स करेंगे। और उसी के साथ साथ सुंब ब्लॉक में टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं 29, जिसमें से 11 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि अब मात्र
दो ही चरण बचे हैं, यानी कल जो 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी और उसी के साथ साथ इसके बाद 19 तारीख को आखिरी चरण के लिए मतदान होगा जम्मू कश्मीर यूटी में। लेकिन जिस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया है, उम्मीद है कि कल का 7वें चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा। जिस तरह से पहले 6 चरणों में शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग संपन्न हुई है और एक अच्छी पोल परसेंटेज भी निकलकर सामने आई है, और उम्मीद है कि कल भी भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और इन लोगों के हाथ में जो कमान है कि वो किसको जिताकर आगे भेजते हैं और कौन प्रत्याशी जीतकर आता है और वो इनके इलाकों में डेवलपमेंट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ है पिछले 6 चरणों में, उम्मीद है कि कल 7वें चरण के लिए भी शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग संपन्न होगी और एक बार फिर से सांबा जिला में अच्छी पोल परसेंटेज देखने को मिलेगी जिस तरह से पहले 6 चरणों में देखने को मिली। उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार अपडेट किया पोलिंग पार्टीज को लेकर कि कोविड की गाइडलाइंस को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। यहाँ पोलिंग पार्टीज को मास्क की सुविधा भी दी जा रही है और उसी के साथ साथ सैनिटाइजर की भी सुविधा दी जा रही है ताकि खुद भी प्रिकॉशंस बरते और उसी के साथ साथ जो वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए आएंगे उनको भी ये सैनिटाइजर की सुविधा दी जाए और उसी के साथ साथ मास्क पहनना भी उनके लिए अनिवार्य किया गया है। तो कल 7वें चरण की वोटिंग के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। चलिए, तो अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो किस तरह से इस वक्त हताहत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी हैं। कोरोना की वजह से काफी समस्याएं उन्हें आई हैं। क्या कुछ पूरी समस्याएं रही, सबसे पहले तो आप देखिए कि इनका कहना क्या है। कि कोरोना ने जो कमर है वो कहीं ना कहीं सब वर्ग की तोड़ी है। और इस समय मेरे साथ मार्केट के कुछ लोग हैं। ये पूरी मार्केट अगर ठीक आप पीछे देखेंगे तो ये शुरुआती मार्केट है और लगातार ये, अगर मैं यूं कहूं कि ये मार्केट में जो है लगातार, अगर पिछले वर्ष की बात करूं तो यहां पर तांता लगा हुआ था। मगर आज कुछ हालात ऐसे हैं, कोरोना ने जो है वो कहीं ना कहीं कमर तोड़ी है पूरे मार्केट की। तो मार्केट के कुछ लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनके हालात जानते हैं कि वो किस तरह से यहां पर उनका गुजर बसर चल रहा है और गुजारा कैसे कर पा रहे हैं और कोरोना ने इनकी कितनी कमर तोड़ी है, आइए जानते हैं। और उन्हें कितनी उम्मीदें हैं इस बार 31 दिसंबर आने वाला है और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का तांता था वो लगा होता था, मगर आप जानते हैं कि इस बार कितना लोगों से इनको उम्मीद है कि श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। सर जय माता दी। जय माता दी सर। आपका नाम? सर मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, किन्नी उम्मीदां तो है कि इस 31 दिसंबर पर लोग इतने श्रद्धालु ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਤੇ ਕੋਲ ਮਤੇ ਆਗਣ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर उम्मीदां तो बड़ियां रखी दी ने लेकिन अजे तक कुछ भी नहीं है दिखाए। तो खाली पेदा सब कुछ ਜਿਹੜਾ पिछले 8 महीने तो तुसें पता बिल्कुल मार्केट बंद ही, हुण खुलिया है लेकिन यात्रा नहीं है। यात्रा आग ते साड़ा भी सर्कल चलना जी। दूसरी तरफ जो दुकानदारों और व्यापारियों को खामियाजा भुगतना पड़ा है वो कोरोना की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो अब सरकार से जिस तरह से वो डिमांड करते हुए दिख रहे हैं, मांग करते हुए दिख रहे हैं, तो सरकार को भी गौर फरमाने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।